हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल रेगे स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वी आर आईएसओ में। और आईएसओ 22000-2018 यानी एफएसएमएस की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 8.5.4.3 मॉनिटरिंग सिस्टम्स एट सीसीपीज एंड ओपीआरपीज। तो देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली डिपेंड करता है मॉनिटरिंग सिस्टम्स पर। आज हम बात करेंगे मॉनिटरिंग सिस्टम्स की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पिछले वीडियो में जो हमने बात करी थी क्लॉज 8.4.2 जो कि बात कर रहा था क्रिटिकल लिमिट्स एंड एक्शन क्राइटेरिया की। क्रिटिकल लिमिट्स किसके लिए? सीसीपी के लिए, और एक्शन क्राइटेरिया ओपीआरपी के लिए। पिछले वीडियो में हमने इसकी बात करी थी। हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जब आपको ये पता चल जाता है डिसीजन ट्री के थ्रू कि आपको अपने सिस्टम में सीसीपी की रिक्वायरमेंट है या ओपीआरपी की रिक्वायरमेंट है, तब आप ये तय करते हैं कि यदि सीसीपी आता है तो आपको क्रिटिकल लिमिट्स उसके लिए डिसाइड करना होंगी, वो आपको डिसाइड करना होंगी। और यदि आपको यह पता चलता है कि ओपीआरपी की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर आपको एक्शन क्राइटेरिया डिसाइड करना होता है, एक्शन क्राइटेरिया पता करना होता है। तो ये बात हमने पिछला जो हमारा वीडियो था इस क्लॉज में हमने डिस्कस करी थी। थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आपको पता चलता है कि आपको अपने सिस्टम में सीसीपी की रिक्वायरमेंट है, आपको अपनी प्रोसीजर में सीसीपी की रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब हो गया है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। और जब क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट आपके पास अवेलेबल है तो आपको उसके लिए क्रिटिकल लिमिट्स डिसाइड करना होती हैं। क्रिटिकल लिमिट्स मतलब ये वो लिमिट्स है जिनके पार हो जाने के बाद, जिनको अचीव न कर पाने की स्थिति में फेल्योर हो जाता है। क्रिटिकल लिमिट्स जैसे ही क्रॉस होती हैं या क्रिटिकल लिमिट्स जैसे ही पार होती हैं वैसे ही फेल्योर हो जाता है। अब इस फेल्योर से हमें अपने सिस्टम को, अपने हजार्ड को होने से बचाना है, अपने प्रोडक्ट को बचाना है। तो इसके लिए हमने क्या किया? हमने एक कंट्रोल मेजर अप्लाई किया, कंट्रोल मेजर का इस्तेमाल हमने किया। अब इस कंट्रोल मेजर पर हमें जरूरत होगी एक मॉनिटरिंग सिस्टम स्टेब्लिश करने की। एक मॉनिटरिंग सिस्टम स्टेब्लिश करना है कहां पर? इस कंट्रोल मेजर पर। और यह कंट्रोल मेजर हमने किसके लिए यूज किया है, कहां पर यूज किया है? सीसीपी पर। मतलब फॉर एग्जांपल आप समझिए, यदि मेरा सीसीपी है, कोई सीसीपी मैंने लिया हुआ है और उसके लिए क्रिटिकल लिमिट्स अगर मैं डिसाइड करता हूं 55 डिग्री सेंटीग्रेड और 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्रिटिकल लिमिट्स हुई, तो मुझे पता कैसे चलेगा ये टेम्परेचर इतना हुआ या नहीं हुआ? उसके लिए मैंने कंट्रोल मेजर इस्तेमाल किए। और अब इस कंट्रोल मेजर पर मुझे मॉनिटरिंग सिस्टम स्टेब्लिश करना है। और इसी तरह जब बात आती है ओपीआरपी की, जब आपको यह पता चलता है कि आपको क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट की जरूरत शायद नहीं है, उसके बजाय ओपीआरपी से भी आपका काम चल जाएगा। ओपीआरपी जब डिसीजन ट्री में निकलता है कि सीसीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओपीआरपी से ही काम हो जाएगा, तो आप उसके लिए एक्शन क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि एक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। ठीक, तो इस एक्शन क्राइटेरिया के लिए भी आपको कंट्रोल मेजर की रिक्वायरमेंट होगी। और इस कंट्रोल मेजर के लिए आपको मॉनिटरिंग सिस्टम स्टेब्लिश करना होगा, डेवलप करना होगा। इसकी बात इस क्लॉज में 8.5.4.3 में कही गई है। इस चीज को समझिए। कंट्रोल मेजर पे मॉनिटरिंग सिस्टम को स्टेब्लिश करना है। मॉनिटरिंग सिस्टम एट कंट्रोल मेजर। ठीक, जो कंट्रोल मेजर है वहां पे मॉनिटरिंग सिस्टम को स्टेब्लिश करना है फॉर सीसीपी और ओपीआरपी। सीसीपी के लिए या ओपीआरपी के लिए कंट्रोल मेजर पर मॉनिटरिंग सिस्टम स्टेब्लिश करना है। अब इसके लिए क्या इसमें चीजें शामिल होंगी? सिंपल सी बात है। अगर क्रिटिकल लिमिट की मैं बात करता हूं और मैं कह रहा हूं कि वो डिग्री सेंटीग्रेड में है, जब वो उसके जो पैरामीटर जो हम लेंगे उसके वो कंट्रोल डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं टेम्परेचर मीटर की बात हो रही है, टेम्परेचर कंट्रोलर की बात हो रही है। तो जब ये टेम्परेचर मीटर या टेम्परेचर कंट्रोलर हम लगा रहे हैं तो ये वो डिवाइस है, ये वो मॉनिटरिंग की मेथड है जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो मॉनिटरिंग सिस्टम में सबसे पहली चीज और सबसे जरूरी चीज ये है कि आपकी मॉनिटरिंग की मेथड क्या है। मॉनिटरिंग की मेथड आपकी क्या है?
तो मॉनिटरिंग मेथड, या आप डिवाइस की बात कर सकते हैं, मॉनिटरिंग डिवाइस कौन सी यूज हो रही है। जैसे हमने कहा टेम्परेचर मीटर, ये वो डिवाइस है। या आपने मान लीजिए ओपीआरपी के लिए मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि हम सीयू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। या आप ये कहते हैं कि आप मैग्नेट का यूज करने वाले, मैग्नेटिक रॉड आपने अगर कोई सी लगा के रखी है, तो ये मेथड या मॉनिटरिंग मेथड या मॉनिटरिंग डिवाइस, ये आपको मॉनिटरिंग सिस्टम जब आप इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें ये इंक्लूड होता है, ये उसमें शामिल होता है। इसके बाद आपको क्या इस चीज की जरूरत है कि किसी तरह का क्या कोई कैलिब्रेशन करने की जरूरत होगी, क्या कैलिब्रेशन करना होगा, क्या कोई एप्लीकेबल कैलिब्रेशन मेथड इस पे होगी, क्या इसका कैलिब्रेशन करना होगा। जैसे हमने कहा टेम्परेचर मीटर है, आपको इसका कैलिब्रेशन करना पड़ सकता है। यदि आप ये कहते हैं मैग्नेटिक रॉड है, तो इसके लिए क्या कुछ सिस्टम इस्टेब्लिश किया जा सकता है जिससे कि इसको वेरीफाई किया जा सके कि ये जो मेथड हमने एप्लीकेबल किए, जो इस्टेब्लिश किए, ये प्रॉपर काम कर रही है, ये सही है, जो ऑब्जर्वेशन हमें मिल रहे हैं वो सही आ रहे होंगे। इस चीज को कंफर्म करने के लिए, इस चीज को इंश्योर करने के लिए आपके पास क्या कोई इस तरह का कोई सिस्टम है, कोई मेथड है, कोई तरीका है, वो चीज आपको इंश्योर करना होती है। इसके बाद मॉनिटरिंग आप क्या करने वाले हैं, क्या मॉनिटरिंग करेंगे और उसका क्या रिजल्ट रहेगा। मतलब मॉनिटरिंग जो आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट, मॉनिटरिंग रिजल्ट, हमने कहा टेम्परेचर, क्रिटिकल लिमिट में हमने बात करी टेम्परेचर की, ठीक, डिग्री सेंटीग्रेड की हम बात कर रहे थे। इस यूनिट में आपका कंट्रोल लिमिट आपने फिक्स करी हुई है। अब आपने जब मॉनिटरिंग सिस्टम स्टेब्लिश करने की बात की और वहां पर आपने मॉनिटरिंग डिवाइस एक इस्तेमाल करी जो है टेम्परेचर मीटर, तो अब आपको यहां से जो डाटा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, टेम्परेचर का डाटा मिल रहा है। टेम्परेचर आपको पता चल रहा है, उस टेम्परेचर को क्या आप कहीं पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको उसको रिकॉर्ड करना होगा, वो मॉनिटरिंग के रिजल्ट आपको रिकॉर्ड करना होंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी होगी कि किस किस टाइम पीरियड में, कितने कितने फ्रीक्वेंसी के बाद, कितने कितने टाइम इंटरवल के बाद आप वो रिजल्ट्स को, उस मॉनिटरिंग के रिजल्ट्स को इकट्ठा करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब मेथड और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीजें जरूरी है। मॉनिटरिंग के रिजल्ट जरूरी है, फिर उस मॉनिटरिंग का इवैल्यूएशन, जो आपको रिजल्ट मिला, जो आपको मॉनिटरिंग के रिजल्ट्स मिले, जो डाटा आपको मिला, उसका इवैल्यूएशन करना है, उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा, उसका इवैल्यूएशन करना है। उसका इवैल्यूएशन कौन करेगा, तो इसके लिए रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रिजल्ट को इकट्ठा करने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन रिजल्ट्स का इवैल्यूएशन करने की। ये सारी चीजें फिक्स करना होंगी, ये सारी चीजें तय करना होंगी, और इस तरह से ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनता है। तो ये कुछ चीजें हैं बेसिक जो उस मॉनिटरिंग सिस्टम में, क्योंकि शब्द यूज हुआ है, वर्ड यूज हुआ है सिस्टम, तो उस मॉनिटरिंग सिस्टम में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। और इन सभी चीजों का आपको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, मतलब कि रिकॉर्ड रखना है या डाटा रखना है, आपके पास इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। आपको इसको लेकर डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे। अगर आपने कोई डिवाइस इस्तेमाल करी है तो आपको डिवाइस का अगर कोई कैलिब्रेशन करना है तो उसका कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड रखना है। आपने जो कोई भी डाटा आप इकट्ठा कर रहे हैं, मॉनिटरिंग रिजल्ट आपको जो कुछ मिल रहे हैं उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। आपने क्या फ्रीक्वेंसी तय करी है वो कहीं आपको मेंशन करना होगी, कोई प्रोसीजर बनाइए, कहीं पे उसे लिखिए कि हम इतने इतने टाइम बाद फ्रीक्वेंसी जो हमने रखी है और हम इतने इतने टाइम बाद मॉनिटरिंग करेंगे और वो उसका जो रिजल्ट आएगा उसको इकट्ठा रिकॉर्ड करेंगे। ये सारी चीजें मॉनिटरिंग सिस्टम में आती हैं। तो ये तो बात हुई मॉनिटरिंग सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड है। इसके बाद जो एक और अगली जरूरी चीज है वो ये है कि आप, सिंपल सी एक चीज है कि कोई भी फेल्यूर जो होता है, किसी भी फेल्यूर को ट्रेस करना है, फेल्यूर को पकड़ना है, ठीक, ट्रेस करना है आपको, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप मॉनिटरिंग की मेथड, आपकी मॉनिटरिंग की मेथड क्या है, वो दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये आप फिक्स करें। ये अगर आपने सही सिलेक्ट करी है ये दो चीजें, तो आप किसी भी फेल्यूर को होने से रोक सकते हैं। और अगर होने से ना भी रोक पाए तो कम से कम आप फेल्यूर को डिटेक्ट जरूर कर सकते हैं। फेल्यूर को डिटेक्ट करने के लिए मॉनिटरिंग की मेथड और फ्रीक्वेंसी का सही सिलेक्शन बहुत जरूरी है। जब ये दो चीजें प्रॉपर आप करते हैं तो आप फेल्यूर को डिटेक्ट कर लेते हैं। और इन चीजों के सही होने से, इन चीजों के सही सिलेक्शन से आपको बेनिफिट दूसरा ये भी मिल जाता है कि आपको टाइम मिल जाता है फेल्यूर के ऊपर काम करने का।
फेल्योर को सुधारने का आपको मौका मिल जाता है, फेल्योर को ठीक करने का आपको मौका मिल जाता है। इसे कुछ इस तरह समझिए कि मान लीजिए आप साल में सिर्फ एक बार ऑडिट करते हैं, एक बार ऑडिट करते हैं, ठीक है। और ऑडिट भी जो है आप वो कोई प्रॉपर तरीके से नहीं करते, नॉर्मली एक दिन निकले साल में एक बार और आपने एक सिस्टम को चेक कर लिया, एक कागज लेके गए, कुछ चीजें लिख ली और दैट्स इट, खत्म हो गई बातें। अब आपने फ्रीक्वेंसी क्या रखी? ईयरली, साल में एक बार आपने फ्रीक्वेंसी रखी और मेथड आपकी क्या थी? कैजुअल, बहुत कैजुअल तरीके से आपने ऑडिट किया, ठीक। अब इसकी वजह से क्या होगा कि आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आएगी कि आप फेल्योर को डिटेक्ट करने में काफी लेट हो जाएंगे। आपको फेल्योर पता चल जाएगा, आप डिटेक्ट कर लेंगे, हो सकता है, उसके चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि इस केस में आप फेल्योर को डिटेक्ट ना कर पाए, लेकिन आप जब डिटेक्ट कर भी लेंगे तो भी उसको सुधारने के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं होगा, क्योंकि पूरा साल तो आपने निकाल दिया, जितनी चीजें होना थी वो सब हो गई, आपको हासिल कुछ नहीं हुआ प्रैक्टिकली। तो इसलिए जनरली ये कहा जाता है कि इंटरनल ऑडिट जो है वो साल में 2 बार करना चाहिए, ताकि आपकी जब फ्रीक्वेंसी कम रहे, फ्रीक्वेंसी आपकी जब इस तरह की रहती है कि साल में आप 2 बार 3 बार 4 बार ऑडिट कर रहे हैं, तो आप बेहतर तरीके से फेलियर को डिटेक्ट भी कर सकते हैं और उसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं। अगर आपने फ्रीक्वेंसी कम रखी, आपकी फ्रीक्वेंसी ईयरली है और आपकी मेथड भी बेहतरीन नहीं है, अच्छी नहीं है, आप कैजुअली कर रहे हैं ऑडिट, कोई सिस्टमेटिक ऑडिट नहीं कर रहे, कहने के लिए वो ऑडिट है लेकिन उसमें ऑडिट जैसी जो चीजें हैं वो कहीं मौजूद नहीं है, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी, आपको चीजें डिटेक्ट करने में भी दिक्कत आएगी और डिटेक्ट हो भी गई तो उसको सॉर्ट आउट करने में आपको समय नहीं मिलेगा और आप बेहतर तरीके से उसे रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी चीज के लिए, किसी भी फेल्योर को डिटेक्ट करने और उस फेल्योर पे एक्शन लेने के लिए बड़ा मैटर करता है कि आप मेथड क्या अपना रहे और आपने फ्रीक्वेंसी क्या रखी है। तो यहां पे भी वो चीज मैटर करती है जब बात होती है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट और क्रिटिकल लिमिट की और उनके जरिए फेल्योर को डिटेक्ट करने की, फेल्योर पे काम करने की। तो बहुत जरूरी होता है कि आप मॉनिटरिंग की मेथड और मॉनिटरिंग की फ्रीक्वेंसी, इसका सही सिलेक्शन करें इन केस ऑफ सीसीपी। और सेम बात ओपीआरपी पे भी लागू होती है। यदि आप ओपीआरपी पे काम कर रहे हैं, ओपीआरपी आपके यहाँ पे आपने स्टेब्लिश किया हुआ है, तो वहां पे भी ये चीज बड़ी जरूरी हो जाती है कि आप मॉनिटरिंग की मेथड और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको सही से ले, क्योंकि जब ये चीज आप प्रॉपर सिलेक्ट करेंगे, ये आपका सिलेक्शन सही होगा मॉनिटरिंग की मेथड और फ्रीक्वेंसी, तो आप जो फेल्यूर के लाइक्लीहुड है उसको कम करने की आप कोशिश कर सकते हैं और उसकी जो सिवियरिटी है कॉन्सिक्वेंसेस की, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आप पहचान सकते हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए जैसे हमने बात कही सीव की, हमने बात कही है ना, हमने सीव लगाई, छलनी लगाई, अब उससे आपका मैदा छन के आ रहा है, ठीक, एक जगह इकट्ठा होता जा रहा है। अब आप कहते हैं कि हम तो इसको एक काम करेंगे, महीने में एक बार ही चेक करेंगे, ठीक, महीने में एक बार चेक करेंगे कि इसमें कितनी मात्रा में फिजिकल हजार्ड या फिजिकल पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक। अब हो यह सकता है कि ये जो सीव है ये 10 दिन में ही खराब हो जाती हो, पर क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी प्रॉपर नहीं है, ठीक, तो आपको वो चीज हासिल ही नहीं होगी, मतलब फेल्यूर के जो लाइक्लीहुड है, संभावना है, वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉपर नहीं ली। मेथड हो सकता है आपकी गलत हो, आपने सीव लगाई, हो सकता है इसके साथ में आपको मैग्नेट की भी जरूरत हो, मैग्नेटिक रॉड की जरूरत हो। आप अगर मेथड आपने गलत इस्तेमाल करी तो भी दिक्कत है। तो मेथड और फ्रीक्वेंसी ये फेल्यूर के लाइक्लीहुड को और उसकी सिवियरिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस की जो सिवियरिटी है, कितना सीवियर हो सकता है, कितना डेंजरस हो सकता है, उस पर भी इंपैक्ट डालता है। तो मेथड और फ्रीक्वेंसी अगर गलत हो गई तो भी ये चीज हो सकती है, फेल्यूर के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेथड गलत है और सीवियरिटी बढ़ जाएगी कॉन्सिक्वेंसेस की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गलत है, ठीक। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है जब भी आप मॉनिटरिंग सिस्टम को स्टेब्लिश करते हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम को स्टेब्लिश करते समय इन चीजों का ध्यान बहुत जरूरी है कि रखा जाए। यह बात है इस क्लॉज 8.5.4.3 में। अब हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 8.5.4.4। अब थोड़ा सा उस क्लॉज को देखते हैं।
तो देखिए दोस्तों, ये क्लॉज है 8.5.4.4। इसमें ये कह रहा है कि एक्शन व्हेन क्रिटिकल लिमिट एंड एक्शन क्राइटेरिया नॉट मेट। हमने बात करी थी क्रिटिकल लिमिट्स की कि हमें चाहिए 55 डिग्री सेंटीग्रेड और 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, लेकिन जब ये नहीं मिलता, इससे ऊपर चला गया या इसके नीचे आ गया, तब हम क्या एक्शन लेंगे। इसी को मॉनिटर करने के लिए हमने थर्मामीटर लगाया था, टेम्परेचर मीटर लगाया था, ठीक, और मॉनिटरिंग सिस्टम पूरा तैयार किया था पिछले क्लॉज में 8.5.4.3 में। यहाँ पे टेम्परेचर मीटर लगाया, इससे टेम्परेचर का डाटा इकट्ठा किया, उसका रिजल्ट इकट्ठा किया, उसकी मॉनिटरिंग करी, उसका फिर इवैल्यूएशन किया, फिर उसके हिसाब से हमने सारी चीजें डिसाइड करी, ठीक। तो ये कंट्रोल मीटर, टेम्परेचर मीटर हमने लगाया, मॉनिटरिंग सिस्टम ने स्टेब्लिश किया। अब उसके बावजूद जब हम ये पाते हैं कि क्रिटिकल लिमिट नहीं मिली, क्रॉस कर गई, वो मॉनिटरिंग सिस्टम था, ठीक है, क्रिटिकल लिमिट्स क्रॉस हो गई उसके बावजूद, ठीक। या ओपीआरपी की बात करी, एक्शन क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया था, हमने काम सीयू लगाएंगे, ठीक है, लेकिन वो फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया, काम नहीं किया, ठीक, सीयू जो थी वो फेल हो गई। अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या एक्शन लेना है। देखिए, सीयू फेल हो गई, सीयू खराब हो गई, सीयू फेल हो गई, इसका मतलब यह है कि फिजिकल हजार्ड जो है वो आपके मटेरियल में, आपके प्रोडक्ट में चला गया। टेम्परेचर मीटर क्रिटिकल लिमिट की हमने बात करी, क्रॉस कर गया, 55 की बजाय 57 पे चला गया। अब क्या होगा, जो हजार्ड था वो तो चला गया प्रोडक्ट में, क्योंकि हजार्ड जो किस फॉर्म में चला गया, जल गया, जो प्रोडक्ट था वो जल गया, ज्यादा बेक हो गया, ज्यादा जल गया। अब क्या करेंगे, अब क्या एक्शन लेंगे। तो सबसे पहली चीज है, इसमें आपको कुछ चीजें करना होती है। एक होता है करेक्शन, मतलब इमीडिएट एक्शन आपको लेना है, और फिर आपको लेना है करेक्टिव एक्शन, मतलब आपको पता लगाना है कि रूट कॉज क्या था, और उसके हिसाब से आपको इसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेना है। सबसे पहले क्या होगा कि अगर आपको पता चल जाता है कि आपका सिस्टम फेल हो गया, क्रिटिकल लिमिट जब हमको नहीं मिली, ठीक, फेल हो गया सिस्टम, क्रॉस हो गई लिमिट, तो एनसी प्रोडक्ट बन गया, नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट बन गया। तो कोशिश करना है कि एनसी प्रोडक्ट जो है वो रिलीज ना हो, वो डिस्पैच ना हो, वो आगे ना बढ़ जाए। अगर वो एक स्टेज पर पता चला है तो कोशिश ये की जाए कि वो नेक्स्ट स्टेज पे ना जा सके, उसको रिलीज होने से रोका जाए। रिलीज होने का मतलब ये नहीं है कि उसको मार्केट में जाने से रोका जाए, बल्कि उसको नेक्स्ट प्रोसेस जो भी हो उस पर जाने से रोका जाए। पहली चीज आपको ये करना है। उसके बाद आपको कॉजेस पता करना है, क्या कारण थे जिनकी वजह से ये चीज फेल हो गई। क्योंकि जब आपको कॉजेस पता चलेंगे, उसमें से एक प्रोबेबल कॉजेज में से एक रूट कॉज निकलेगा, और उसके ऊपर फिर आपको एक्शन लेना होगा, जो आपका करेक्टिव एक्शन कहलाता है। तो आपको दूसरे स्टेज में ये करना है कि आपको कॉजेस पता करना है, क्या कारण था जिनकी वजह से क्रिटिकल लिमिट्स नहीं मिली। जब आप कॉजेस पता कर लेते हैं तो आप इसके ऊपर एक्शन लेंगे, ताकि आप इसके रिकरेंस को रोक सके, ये चीज दोबारा ना हो, उसको रोकने के लिए आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो पहले आपको एनसी प्रोडक्ट जो बन गया उसको रिलीज होने से रखना है, दूसरे में आपको वो कॉजेस पता करना है जिसकी वजह से क्रिटिकल लिमिट्स या एक्शन क्राइटेरिया आपको नहीं मिल पाया, और तीसरे में आपको उस एक्शन को लेना है जिसके जरिए आप रिकरेंस को रोक सके। तीसरा पॉइंट है बेसिकली वो ये है कि जो भी पैरामीटर हैं जो कि क्रॉस कर गए थे, जो नहीं मिले, उस लिमिट में आपको उन पैरामीटर को सेट करना है। मतलब जैसे हमने कहा कि हमको 55 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए था, लेकिन ये चला गया 57 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपको पहले तो इसे 55 के अंदर लाना है, इस पे सेट करना है, इस लिमिट पे आपको उस चीज को सेट करना है। मतलब जो गलती हो गई वो तो ठीक है, उसका आपने कारण पता किया, लेकिन थर्ड स्टेज में आपको यहां पे इसको फिर से दोबारा उस लिमिट में सेट कर देना है। अगर ओपीआरपी की बात कर रहे हैं, सीयू का अगर हमें पता चल रहा है सीयू फेल हो गई, मतलब फेल हो गई, इसका मतलब कि जो उसके छेद है वो बढ़ गए, तो आपको क्या करना है, आपको नई सीयू वहां स्टेब्लिश करना है। यह आपका नेक्स्ट एक्शन होगा। और फिर उसके बाद जो लास्ट एक्शन होगा वो होगा आपके कॉजेस के ऊपर आपको एक्शन लेना है, ताकि आप रिकरेंस को रोक सके। तो ये 4 एक्शन लिए जाएंगे जब भी क्रिटिकल लिमिट या एक्शन क्राइटेरिया हमको ना मिले। यह है क्लॉज नंबर 8.5.4.4। और इसके बाद आखिरी क्लॉज है 8.5.4.5, जो कहता है कि हजार्ड कंट्रोल प्लान को इंप्लीमेंट कर दो। मतलब जब आपको ये सारी चीजें पता चल गई तो आपको हजार्ड कंट्रोल प्लान इंप्लीमेंट कर देना है। मतलब जो आपका हेसेप प्लान है उसको आपको इंप्लीमेंट कर देना है। ये सारी चीजें जब आपको पता चल गई तो आपको हेसेप को इंप्लीमेंट कर देना है। ये क्लॉज 8.5.4.5 इस बारे में बात करता है। तो ये है ये पूरा क्लॉज और हमारा आज का वीडियो।
काफ़ी समय बाद वीडियो आया था, 6 महीने तकरीबन होने आ गए। माफ़ी चाहते हैं, कुछ काम में बिजी होने की वजह से ये सारी चीज़ें डिले हो गई, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि वीडियोस में ज़्यादा देरी ना हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब वीडियोस चलेंगे, चैनल चलेगा, तब हम मोटिवेट होंगे। ये भी एक फैक्टर है। वीडियोस उतने चलते नहीं है, वीडियो आप लोग उतना शेयर नहीं करते और इसलिए उतने व्यूज़ नहीं मिलते, तो फिर हम भी मोटिवेट नहीं होते, हमारी भी इच्छा नहीं होती कि ज़्यादा वीडियो बना के करना क्या, देखता तो कोई है नहीं। तो आप वीडियोस को शेयर करें ताकि लोग वीडियोस देखें, ताकि हम भी आगे से बेहतर तरीके से और जल्द से जल्द वीडियोस बनाया करें। इस वीडियो में आज के लिए हमारा यहीं तक ये वीडियो था। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।